तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी जीडी एग्ज़ाम की नई भर्ती के लिए एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 के लिए होने वाली परीक्षा से रिलेटेड हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। हिंदी के लिए दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। एकदम दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं लेके आया हूं और कोशिश यही रहेगी कि डेली दोपहर 1 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाए, जिसमें हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज मैं इसीलिए लेकर आया हूं जिसमें एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, डेली दोस्तों हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा और इन 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग बताओ जिसमें त्रुटि दी गई है। और वाक्य क्या दिया गया है दोस्तों, पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए हैं। इस वाक्य में दोस्तों आपसे त्रुटि पूछी गई है, कहाँ पर त्रुटि दी गई है और कौन सा ऑप्शन है राइट होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन को भी ठीक तरीके से ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि कभी कभार बच्चे ए देखते हैं, पिछले 1.5 दशक यहाँ गलती है तो ए को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आगे पीछे कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर तेजी परिवर्तन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, तेजी से परिवर्तन। क्या दोस्तों, तेजी से परिवर्तन हुए हैं ये बोलना चाहिए था। ठीक है, या बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं, मतलब से यहाँ पर आना चाहिए था और से यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो त्रुटि किस में दी गई है, तेजी से परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तेजी से परिवर्तन हुए हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का वह भाग बताओ जिसमें त्रुटि दी गई है। यहाँ पर भी आपको त्रुटि से अपना चूज करना है। देखिए, वाक्य दिया गया है, सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों का तरह घसीटा। सिपाहियों ने अपराधियों को कुत्तों की तरह घसीटा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए, सिपाहियों ने अपराधी को, बिल्कुल सही है, कुत्तों की तरह होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, की तरह होना चाहिए था। तो आपका किस में त्रुटि दी गई है, यहाँ पर त्रुटि दी गई है। अब ऑप्शन में देखना है। देखिए, ऑप्शन में अपराधी को सही है, सिपाहियों ने सही है, घसीटा भी सही है, लेकिन यहाँ पर कुत्तों का देखिए, यहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिल रही है किसमें, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, वह अपने कार्य में समर्थ है, और रेखांकित खंड समर्थ के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करने के लिए बोला है। तो समर्थ के लिए कौन सा विकल्प राइट होता है। देखिए, समर्थ के लिए मैं चालाक गलत हो जाएगा, प्रायण गलत हो जाएगा, अक्षम गलत हो जाएगा। समर्थ है यानी वह अपने कार्य करने के लिए सक्षम है, वह अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, उसमें इतनी ताकत है कि वह अपना कार्य कर सकता है, उसमें इतनी बुद्धि है कि वो अपना कार्य कर सकता है। और कर सकने के लिए, समर्थ के लिए दोस्तों सक्षम का प्रयोग किया जाता है, सक्षम भी उपयुक्त विकल्प होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश, तो यहाँ पर इसके लिए उचित वाक्यांश विकल्प में कौन सा राइट हो जाएगा।
देखिए अल्पाहारी जो कंदमूल फल खाता हो गलत हो जाएगा। जो फल खाता हो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? फलाहारी कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है, क्या कहा जाता है? फलाहारी कहा जाता है। जो पकवान खाता हो गलत हो जाएगा। अल्पाहारी, अल्प माने होता है कम और हारी माने होता है खाने वाला। तो अल्प माने कम, हारी माने खाने वाला, यानी कम खाने वाला। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जो कम खाता है उसे क्या कहा जाता है? अल्पाहारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं दोस्तों। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन आपका राइट होता है ऑप्शन ए, अन्योदर। अन्य उदर, जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी अन्य और माता यानी उदर, जो अन्य उदर से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अन्योदर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है, जो एक ही माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। एक ही माता से उत्पन्न हुए पुत्रों को सहोदर कहा जाता है। एक ही माता से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, उत्पन्न पुत्र, उनको क्या कहा जाएगा? सहोदर कहा जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा ही जाता है और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वीडियो में आप लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे इन सबको कवर करेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कपड़ा के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो कपड़े का पर्यायवाची शब्द आप नोट करिएगा। कपड़े का पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा पट भी होता है, उसके बाद चीर भी होता है, उसके बाद पहरावा भी होता है, उसके बाद नोट करिएगा आपका अंबर भी होता है, उसके बाद आप नोट करिएगा वसन भी होता है। तो ये सब क्या है? ये सब दोस्तों कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें दोस्तों वसन आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए दोस्तों, कपड़े के पर्यायवाची को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वस्त्र, पट, चीर, पहरावा, अंबर और वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करें। ये जो शब्द दिया गया है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है जिसमें हिंदी में पूछा जाता है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करें और ये एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है। मैं बात करूं कि अनुग्रहित, तो देखिए ग्रह कैसे लिखा जाता है? ग्रह इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रहित की बात कर रहा है तो हित, हित, ग्रह, हित। आप एक बार अपने मुंह से उच्चारण करिए, अनुग्रहित। हित यानी बड़ी ई की मात्रा है पे चढ़ेगी। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी तो ये हो गया हित। ठीक है, अब ग्रह यहाँ पर लगा हुआ है, अनु आपको पता है किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। ठीक है, आप उच्चारण करके देखिए अनुग्रहित। तो हित जब ई बड़ा लंबा जा रहा है तो ये बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी और ग्रह दोस्तों इस तरीके से लिखा ही जाता है। तो ग्रह में हित लगा दिया और फिर अनु आपको पता है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने अंधकार दूर कर दिया, गलत हो जाएगा। स्वागत के लिए राह देखना, गलत हो जाएगा। किसी बात पर ध्यान ना देना, गलत हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी मेरे भ्रम को दूर कर दिया, जो मेरा भ्रम था उसको दूर कर दिया। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए अंधकार, यदि यहाँ पर भ्रम ना दिया होता तो आपको अंधकार पे भी सही हो जाना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें बिल्कुल उचित मिल चुका है तो हम अंधकार वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, भ्रम दूर करने को सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। सिंहासन खाली करो की आती है। देखिए वर्ड को, जो शब्द दिया है उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आती है यहाँ पर दिया गया है, सिंहासन खाली करो की आती है, तो आती क्या हो जाएगा? आती के लिए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो देवता क्या हो जाता है? देवता दोस्तों पुल्लिंग है। जैसे मैं कहूँ सिंहासन खाली करो कि देवता आते हैं, ठीक है, या देवता आता है, तो देवता क्या है? एक पुल्लिंग के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो देवता आपका गलत हो जाएगा। असुर की बात करें तो असुर आता है, असुर भी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जनता, देखिए सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जनता स्त्रीलिंग शब्द है और बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए उचित विकल्प हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, लोक दोस्तों क्या हो जाएगा? लोक भी एक क्या बोलते हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, और यहाँ पर हमें आती है के हिसाब से क्या करना है? स्त्रीलिंग का चयन करना था, जो जनता विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का यहाँ पर भी चयन करना है और वाक्य दिया गया है बारिश डैश ठंड बढ़ गई। बारिश से ठंड बढ़ गई, गलत। बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, गलत हो जाएगा। उचित एकदम सही होगा कि बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। ठीक है, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। बच्चे क्या करते हैं? बारिश से ठंड बढ़ गई, से को सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश के कारण ठंड बढ़ गई बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? देखिए इसके लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है दोस्तों, वाक्यों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो अर्थ के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण और रचना के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, और इसी रचना के आधार में आपको वाक्यों के वर्गीकरण में एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये वाक्य दोस्तों अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, नोट कर लीजिएगा, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ आपसे पूछा है। आपको संधि विच्छेद के साथ साथ बताना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है, तो सिंपल सा आपको याद रख लेना है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, अब मैंने पूछा था कि कौन सी संधि होगी, तो संधि के लिए याद रख लीजिएगा गुण। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अब क्यों होती है गुण स्वर संधि? तो गुण स्वर संधि का नियम होता है दोस्तों ए और आ, ए और आ। ठीक है, ए और आ, इनके बाद यदि ई, ठीक है, ई आ जाए या बड़ा ई आ जाए, ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, या रे से ऋषि, ये स्वर आ जाएं,
ठीक है। ए और आ के बाद यदि ये स्वर आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं और अर बन जाते हैं। ठीक है, ओ बन जाते हैं और अर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ए और आ के बाद यदि ई ऊ ऋषि स्वर ये आ जाएं तो ये मिलकर क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरे इसमें कलर में चेंज करके दिखा देता हूँ। ये बन जाते हैं दोस्तों, ए से एरी और ओ से ओखली। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सूर्य प्लस उदय को मैंने सही करा। ठीक है, तो सूर्य के लास्ट में क्या आया, ए आया और इसके बाद में स्वर हमारा आ गया ऊ। मैंने बोला था ए के बाद यदि ऊ, ई या फिर क्या ऋषि आ जाए तो क्या हो जाता है, ये मिलकर दोस्तों बन जाते हैं ओ, ए और अर। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, जल्दी बताइए। ये दोनों मिलकर ओ बन गए। ठीक है, क्या बन गए, ओ बन गए। तो सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय मिलकर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। ये वाला वर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ बन गए। ठीक है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका एक और मैं आपको वर्ड समझाता हूं। जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया नरेंद्र, क्या लिख दिया, नरेंद्र। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद आप करिए तो संधि विच्छेद में मैं नर प्लस इंद्र करूंगा। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, सही, नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र क्यों होगा, देखिए यहाँ पर ए मिला, ठीक है, रे के बाद ए मिल गया प्लस हमारा क्या मिल गया, ई मिल गया। तो मैंने बोला था ए के बाद ई आ जाता है, तो ए के बाद जब ई आ गया तो इसने मिलकर हमारा क्या बना दिया, ये वाला वर्ड बना दिया। ठीक है, ए के बाद ई मिला तो ये वाला वर्ड बन गया, इसीलिए दोस्तों ये हो गया नरेंद्र। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण आपको दे दूं तो परोपकार, इसको आप करके देखिएगा, समझ में ना आए तो बताइएगा। ठीक है, परोपकार इसको लिख लीजिए, आप इसका संधि विच्छेद करके देखिएगा। एक लिख लीजिएगा यथेष्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं कि उसे इसमें एक ही मात्रा आपको देखने को मिल रही है। जहां भी आपको एक ही मात्रा देखने को मिल जाए समझ लीजिएगा गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विच्छेद गलत हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाएगा, विग्रह कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा है और आप सभी को पता होता है कि बहुव्रीहि समास का दोनों पद क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें किसमें आपको तीसरे की ओर इशारा करने को मिला, देखिए पंचवटी। पंचवटी आपका कौन सा है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। मैंने बोला था जिस समास शब्द का पहले अक्षर में आपको दोस्तों संख्यावाची देखने को मिले, पंच यानी पांच, ठीक है, पांच वटियों का समूह क्या कहा जाता है, पंचवटी कहा जाता है। तो ये द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज ये दोस्तों द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है और ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान ब्रह्मा की बात कर रहा है। ठीक है, और चतुर्भुज दोस्तों यदि आप उस तरीके से देखेंगे तो द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहां पर बहुव्रीहि समास के लिए एकदम उचित दोस्तों चतुर्भुज होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ना ही पंचवटी होगा, ना करोड़पति होगा, ना चरण कमल होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और डेली के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिए, जिससे दोस्तों दूसरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो जरूर से हर वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और स्कोर एक बार आप पता करके देखिए कि आपका कितना बन पा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या फिर विशेषण कहलाते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो खाना क्या है दोस्तों? ये हमें पता चल रहा है इस शब्द से कि राम खाना खा रहा है, राम कुछ कर रहा है, उसके कार्य का करना या होने का पता चल रहा है। जैसे मैं कह लूँ कि सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है? सीता पढ़ रही है, उसके कार्य का पता चल रहा है, उसके कार्य के होने का पता चल रहा है। किससे? पढ़ने से। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया उसको कहा जाता है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। ठीक है, अब यहाँ पर समय आया, काल आया है, तो काल से क्या होता है? किसी कार्य के काल से किसी कार्य के समय का बोध होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? समय का बोध होता है। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों काल कहा जाता है। ठीक है, समय का बोध कराने वाले शब्दों को, जैसे मैं कह दूं वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 क्या कर रहा है दोस्तों? समय का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए विशेषण, विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे दोस्तों विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं राम बहुत चालाक है, राम बहुत चालाक है, तो क्या हो रहा है? राम की विशेषता पता चल रही है कि वह चालाक है, और इन्हीं सब को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जिस वाक्य में एक उद्देश्य डैश समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य डैश समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन इस खाली स्थान में आएगा? देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और क्या दोस्तों? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सरल वाक्य को मैंने आपको बता भी दिया है कैसे क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ये शब्द भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने आंसर भी दे दिया होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। आशीर्वाद दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची, तो पहाड़ के पर्यायवाची नोट करिएगा दोस्तों। पहाड़ का पर्यायवाची एक होता है पर्वत। ठीक है, अगला नोट करिएगा, पर्वत के बाद गिरी, गिरी के बाद नोट करिएगा शैल, शैल के बाद दोस्तों नोट करिएगा अचल, अचल के बाद दोस्तों नोट करिएगा नग, नग के बाद दोस्तों नगर लिख रहा हूँ, नग, नग के बाद दोस्तों आप नोट करिएगा महिधर, महिधर के बाद दोस्तों नोट करिएगा आप भूधर,
भूधर के बाद नोट करिएगा दोस्तों धराधर। ये क्या है, ये दोस्तों इसके पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्या है, पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें दोस्तों ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है भूधर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूधर दोस्तों किसका है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। जलधर, जलधर किसका है दोस्तों, बादल का। किसका है, बादल का। भास्कर किसका है दोस्तों, सूर्य का। भास्कर किसका है, सूर्य का। सरिता किसका है दोस्तों, सरिता नदी का है। ठीक है, सरिता किसका है, नदी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दुर्जन दूसरों का नहीं समझ सकता, करुणा नहीं समझ सकता, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर्म नहीं समझ सकता, गलत हो जाएगा। दुर्जन दूसरों का मर्म, मर्म दुख को कहा जाता है। मर्म नहीं समझ सकता, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते, यानी दुर्जन दूसरों का मर्म नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। वाक्य के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। देखिए इन व्यंजनों को भी मैं एक आपसे आज इस वीडियो के तहत ख़त्म करा दूं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है, बस ध्यान से देखिएगा। आपने एक पढ़ा होगा का वर्ग, एक पढ़ा होगा आपने का वर्ग, और एक पढ़ा होगा उसके बाद आपने चा वर्ग, चा वर्ग, एक पढ़ा होगा उसके बाद में आपने टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग के बाद आपने पढ़ा होगा ता वर्ग। ठीक है, और ता वर्ग के बाद आपने पढ़ा होगा पा वर्ग। ठीक है, का वर्ग में 4 का खा गा घा अइया, 5 का खा गा घा इया ये होते हैं। चा वर्ग में 6 चम्मच 6 छाता जय जहा जय जन्ना इया। उसके बाद टे वर्ग में टे टमाटर ठे टटेरा डेडलिया ढेढक्कन आने। टे वर्ग में इसी तरह तै तरबूज थे तरमत दै दवा धै धनुष नैनल। पै वर्ग में पै पतंग फै फल भै बकरी भै बालू मै मच्छी। मतलब कै को लेकर 5 याद रख लीजिएगा, चे को लेकर 5 याद रख लीजिएगा, टे को लेकर 5, तय को लेकर 5 और पै को लेकर 5, ये 5 आपको याद रख लेना है। अब कै वर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है, कै वर्ग को दोस्तों कहा जाता है कंठ्य। क्या कहा जाता है, कंठ्य। ठीक है, आपसे कोई भी वर्ड जैसे मैं बोल दूं गै घै, ये गै घै किसके अंतर्गत आते हैं, ये गै घै दोस्तों आपका कंठ्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, च वर्ग को क्या कहा जाता है, तो च वर्ग को दोस्तों तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। इसमें आपका ज और झ आएगा, ज और झ क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग को दोस्तों मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। और इसमें दोस्तों ये हो जाएगा ढक्कन डे खाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य के। तय वर्ग इसको क्या कहेंगे, तय वर्ग को दोस्तों दंत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दंत्य बोला जाता है। ठीक है, पै वर्ग को क्या बोला जाता है, पै वर्ग को दोस्तों ओष्ठ्य बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, ओष्ठ्य बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लास्ट वाला पै वर्ग है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य बोलेंगे। यानी पहला जो कंठ्य है, दूसरा तालव्य है, तीसरा मूर्धन्य है और चौथा ओष्ठ्य है। ठीक है, इसमें दंत्य नहीं पूछा है। अब आपसे देखिए, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के बाद ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर कर दी मैंने। कै वर्ग को कंठ्य, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य, तय वर्ग को दंत्य और पै वर्ग को ओष्ठ्य बोला जाता है। ठीक है, अब मूर्धन्य हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मूर्धन्य व्यंजन। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ये दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, ये कौन से हैं, मैंने आपको बोला कंठ्य। ठीक है, कंठ्य के बाद ये किसके हैं, तालव्य के हैं। ठीक है, ये किसके हैं, मूर्धन्य के हैं। और ये किसके हैं, ओष्ठ्य के हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपकी खत्म, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
ठीक है। अब वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक बार दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं लगे और आपका दोस्तों स्कोर कितना बन पाया, इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।